सीधे रुक कर लेते हैं ठाणे का। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋत्विक भालेकर भी हमारे साथ मौजूद है बांद्रा से। सबसे पहले मुस्तफा, आपका रुख करते हुए सुबह सुबह क्या दिखाई दे रहा है पोलिंग बूथ का मिजाज, वहां पर मुख्य मुकाबला किन किन चेहरों के बीच में है और अभी की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आज जो चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें मुंबई, ठाणे, कल्याण, नासिक ये सारी सीटें हैं और महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि कहीं दो कैंडिडेट के बीच में चुनाव नहीं तो बल्कि मुंबई की जब बात आती है तो असली शिवसेना किसकी, ये जनता आज वोट देकर बताएगी। इस तरह का चुनाव माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे का चुनाव माना जा रहा है। शिवसेना की स्प्लिट के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र में और इसीलिए मुंबई में खासकर आप कहेंगे तो ये जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना फाइट है, ये सबसे बड़े पैमाने पर दिखी है। रैली तो सबकी हुई है, एजेंडा काफी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद नॉर्थ मुंबई से खड़े हैं, उनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट है। लेकिन हम थाने में इस वक्त आए हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे का जो मुख्यमंत्री है उनका इलाका माना जाता है। मूड जो लोगों का है वो यही है कि पहली बार लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि जिस तरह से शिवसेना में स्प्लिट हुआ है उसके बाद जो जनमत है वो किसके साथ है, वो एक बड़ा फैसला होगा। और दूसरी बड़ी बात ये होगी कि मुंबई में पिछली बार वोटिंग परसेंटेज ठीक देखा गया था, 53 से 54% जो है वो 2019 में वोटिंग परसेंटेज था, लेकिन इस बार क्या वो परसेंटेज क्रॉस होता है? वरना 50% ये एवरेज वोटिंग मुंबई की रही है और ये बड़ा कंसर्न रहा है। तो देश के एक तो मुंबई की जनता ज्यादा बड़े पैमाने पर वोट करती है नहीं, ये सवाल, और दूसरा अगर करती है तो किन मुद्दों पर करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चित्रा, और यहां पर आपने उत्तर मुंबई की बात की, पीयूष गोयल जहां से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा के चुनाव में पहली बार वो मैदान में है, राज्यसभा 3 बार वो जीत चुके हैं और यहां पर जिनका टिकट काटकर उनके चुनावी मैदान में उतारा गया है मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी का, उन्होंने 2019 में 71% वोट शेयर वहां पे हासिल किए थे और 2014 में 70%। ऐसे में पीयूष गोयल के लिए परिस्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ऋत्विक के पास चलते हैं। ऋत्विक, आप बताइए हाल सीट का। जी बिल्कुल, मैं उस पोलिंग स्टेशन पर हूं चित्रा, आपको बता दूं जहां पर उद्धव ठाकरे और उनका परिवार अपना वोट डालने वाले हैं। हालांकि मुंबई जो कि शिवसेना का गढ़ पारंपरिक तौर पर माना जाता है, उस गढ़ में पहली बार जनरल इलेक्शन में यह तय होना है कि शिवसेना बनाम शिवसेना संघर्ष में असली शिवसेना जो है वो किसकी है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो आवास है मातोश्री, वो एक तरह से शिवसैनिकों के लिए मंदिर माना जाता है। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि यहाँ पर पहली बार शिवसेना का तीर कमान वोटर के ईवीएम मशीन पर नहीं दिखने वाला, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ मैदान में उतारी गई है और उद्धव ठाकरे और परिवार एमवीए को वोट डालेंगे, मतलब वो पंजे पर वोट डालेंगे। ये सच में एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि जिस कांग्रेस पर लगातार बाल ठाकरे ने हमेशा से आलोचना की है, जिस पंजे पर उन्होंने हमेशा से निशाना साधा है, उस पंजे पर आज ठाकरे परिवार जो है अपना वोट डालते हुए यहाँ पर नजर आएगा। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वर्षा गायकवाड़ मुंबई की कांग्रेस अध्यक्षा, उनके खिलाफ उज्जवल निकम जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी तक लटकाया, फांसी पर पहुंचाया, वो खुद बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर उतरे हुए हैं और बहुत बड़ा संघर्ष इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिला था। देश ताकतें यहाँ पर काम करिए, इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही थी। साथ ही साथ मुंबई में 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों पर सिर्फ चित्रा में आपको देश का ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि इस मुंबई में 2019 की अगर बात करें, 2017 की लोकल बॉडी इलेक्शन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ताकत में कद में बीजेपी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। और आखिरकार शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद ये पहला ऐसा जनरल इलेक्शन होगा जिसमें शिवसेना का यहाँ पर अस्तित्व जो है वो दाव पर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा की लड़ाई शिवसेना के लिए बन आप गई है। महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। यकीनन शिवसेना असली कौन नकली कौन, हालांकि चुनावी लड़ाई में हमने देखा उद्धव ठाकरे को किस तरह से पिछली बार मात का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोक कर है एनसीपी और कांग्रेस के साथ। ऐसे में क्या रहेगी उनके लिए स्थिति देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ऋत्विक के पास दोबारा आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले मौसमी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, रायबरेली में सोनिया गांधी जब खुद पहुंचती हैं तो वो राहुल गांधी के लिए बेहद इमोशनल अपील करती हैं, ये कहते हुए कि मैं अपना बेटा आपको यहां पर सौंपने आई हूं और जिस तरह का आशीर्वाद आपने मुझे दिया है आप राहुल गांधी को भी दीजिए।
वो कौन कौन से मुद्दे हैं? आपने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, प्रियंका गांधी का इंटरव्यू भी किया आपने कई बार। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको नजर आता है कि रायबरेली में इस बार सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं? मौसमी जी चित्रा, बेहद अहम सवाल, क्योंकि दरअसल हर बार यहाँ पे विरासत पर ही जो है सियासत ज़बरदस्त होती है। और लेकिन इस बार अगर आप देखें, क्योंकि लगातार सोनिया गांधी का भी जो विक्ट्री मार्जिन है वो कम होता जा रहा था 2004, 2009, 2014, तो ये जो परसेंटेज कम हो रहा था वो भी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यही वजह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगा कि ये रणनीति के तौर पर ये अच्छा होगा कि राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी अपनी चिट्ठी में ये लिखा था कि जिस तरह से आपने मेरा ध्यान रखा उसी तरह से आप आगे भी हमारे परिवार का ध्यान रखते रहेंगे। और उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ पे आई और उन्होंने इमोशनल अपील की। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दे हावी हैं वो वही जो 50 साल से 50-70 साल से हावी है। विकास के मुद्दे इस बार ज्यादा ज्वलंत नजर आए चित्रा, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, योजनाएं और अहम तौर पे महंगाई और बेरोजगारी। युवा यहाँ पे काफी सारे हैं, काफी सारे कॉलेजेस है यहाँ पे, और रोजगार जो है वो एक काफी मुखर मुद्दा मुझे जमीन पर नजर आया। और आपको ये भी बता दें, जानकारी दे दें चित्रा, कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली आएंगे। जिस तरह से उनको सलाह दी गई कि वायनाड, देखिए हम थे वहां पे और वहां पे राहुल गांधी बतौर कैंडिडेट अमूमन नहीं आए थे, और रायबरेली भी, अमेठी भी पहले भी कभी आना नहीं पड़ा उनको। उनके जो भी प्रतिनिधि थे वही इलेक्शन की मैनेजमेंट करते थे। लेकिन मुकाबला कितना जटिल है, कितनी ज्यादा कंपटीशन है और कितना कुछ साख और नाक दाव पर है, वो इस बात से साबित होता है कि राहुल गांधी मौजूद रहेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 8 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद 9 बजे आके रायबरेली बूथ जाएंगे। शायद अखिलेश यादव से भी उनको ये सलाह मिली हो, क्योंकि अखिलेश यादव भी दोपहर तक कन्नौज पहुंच गए थे, उन्होंने कई आरोप लगाए थे। और ऐसे में विपक्ष जो है कोई भी मतलब पूरे मामले को हल्के में लेते हुए नहीं नजर आ रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेठी भी पिछली बार जिस तरह से गांधी परिवार ने गवाई थी स्मृति ईरानी के हाथों, रायबरेली में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि वहां पर राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी पहले से ही है। रायबरेली वैसे तो गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की कोशिशें हैं मौसमी, और मेरे साथ खुद इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया था कि रायबरेली भी इस बार हारने वाले हैं राहुल गांधी। तो क्या रहती है यहाँ की परिस्थिति, ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। समर्थ के पास एक बार फिर से रुक करते हुए उसके बाद अपने बाकी सहयोगियों के पास जाएंगे। समर्थ, अगर मतदान बूथ पर क्या हाल है उसके बारे में भी बताइए, और उत्तर प्रदेश की और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर सबकी निगाह लगी रहने वाली है? आप कैसरगंज भी पहुंचे हुए थे, बृजभूषण के बेटे वहां से चुनावी मैदान में है और बृजभूषण अपने ही अंदाज में वहां पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहां का मुद्दा क्या है? और आज सबसे ज्यादा 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है, ऐसे में क्या बन रही है वहां की परिस्थिति, क्या है समीकरण? समर्थ। चित्रा, फिलहाल अमेठी का मौसम तो ठीक लगता है, लेकिन अगर जैसे जैसे धूप होगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट वोटर्स पर भी पड़ता है। पर माना जा रहा है कि फिलहाल आज मौसम बेहतर रहने वाला है, जैसे ही हाल हमारी सहयोगी मौसमी बता रही थी आपको रायबरेली से। लेकिन अगर आप अमेठी की बात करें तो अमेठी तो जरूरी है ही है। बाकी यूपी में अगर आप लखनऊ की बात करें, कैसरगंज की बात करें, अयोध्या की बात करें, फैजाबाद लोकसभा सीट जिसे कहते हैं, वो सभी सीट इन 14 सीटों में बहुत प्रमुख हैं। कैसरगंज में आप देखिए किस तरह से बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है, बीजेपी ने दिया है, क्योंकि वहां पर बृजभूषण सिंह का उस एरिया में वर्चस्व रहा है। केवल वहां तक नहीं बल्कि गोंडा, बहराइच और अयोध्या तक बृजभूषण सिंह का एक वर्चस्व रहा है। तो वहीं अगर आप अयोध्या की बात करेंगे तो वहां पर लल्लू सिंह जो लगातार 2 बार से बीजेपी के सांसद जीतते आ रहे हैं, उनके सामने मुकाबला समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे अवधेश प्रसाद का है। लखनऊ आप आते हैं, लखनऊ में रविदास मल्होत्रा अगर समाजवादी पार्टी से हैं तो वहीं बैक टू बैक जीत रहे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ से मौजूद हैं। अमेठी में अगर आप यहां पर केएल शर्मा है, सामने स्मृति ईरानी है। लेकिन अमेठी के जाति समीकरण भी समझने बहुत जरूरी है। 26% यहां दलित है, सबसे ज्यादा ओबीसी 32% यहां पे आते हैं, 20% मुस्लिम है, 18% लगभग यहां पर ब्राह्मण वोटर है। तो कहीं ना कहीं हर दल जाति समीकरण साधने का भी प्रयास कर रहा है, फिर चाहे वो लखनऊ हो, चाहे केसरगंज हो, गोंडा हो या फिर यहाँ की सीट हो।
अब आप गोंडा की अगर बात करें तो वहां श्रेया वर्मा लड़ रही है, जो कि बेनी प्रसाद वर्मा की पोती है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा वो है। अगर आप पिछला चुनाव देखें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एज रहा था इस पूरे चुनाव में। समाजवादी पार्टी के बुरे हाल थे, कांग्रेस ने रायबरेली की सीट निकाली थी। इस बार बड़ा चैलेंज ऑपोजिशन पार्टीज के लिए भी है कि वो पुराना जो उनका रिस्पॉन्स था उससे बेहतर काम करें। फिलहाल कांग्रेस को लगता है कि वो अमेठी रायबरेली निकाल सकते हैं, समाजवादी पार्टी को भी कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरह से ग्राउंड पर काम किया है और डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर सामने आई है, मतलब कहने का मतलब ये पिछले 5 सालों में लगातार जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची हैं। अब राशन बहुत बड़ा फैक्टर है, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा, आप भी चित्रा ग्राउंड पर गई तो राशन कितना बड़ा फैक्टर एक आम आदमी के लिए है वो आपको ही पता है। तो वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। उसको पार लाने के लिए 10 किलो का कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही कि 10 किलो राशन हमारे द्वारा दिया जाएगा। खैर ये बातें हैं, देखना है कि वोटर पर किन बातों का असर पड़ता है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण है। अमेठी से आप जानकारी दे रहे हैं। अमेठी में विधानसभा की 5 सीटें हैं, 3 पर बीजेपी ने, 2 पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, लेकिन बाद में राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कैसे क्रॉस वोटिंग समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में किया था। तो वहां का समीकरण क्या रहेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, इनके साथ चर्चा में आगे बढ़े उसके पहले आपको दिखा देते हैं अमेठी की ये लड़ाई इस बार कैसे दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दोबारा जीत का दम भर रही है, ये कहते हुए कि राहुल गांधी चुनावी मैदान छोड़कर भाग गए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से उन्हें हराने की किस तरह से कही जा रही है बात। दोनों नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसी सरकार चाहिए जो अच्छी नीतियां बनाए आपके लिए, या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो बड़े बड़े खरबपतियों के लिए नीतियां बनाए और आपको छोड़े खाई में? ये आपको तय करना है इस चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं है, पूरे देश की भविष्य की बात है। ये लोग कहते हैं हमें 400 सीट दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप में इतना दमखम था तो आप लड़ लेते ना। टिकट तो कोई डिनाई नहीं कर सकता गांधी परिवार में, गांधी परिवार की बेटी को। तो या तो ये है कि गांधी परिवार में फूट है कि बेटी को नहीं बेटे को प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर स्वयं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि श्रीमती वाड्रा में इतना शायद सामर्थ्य नहीं कि वो भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़ ले। इसका तो आपको जवाब कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पप्पा की स्कूल है, भले वो पप्पा वहां पढ़े हो। मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आज का बेहद दिलचस्प हो चला है। 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट।